ए एडू और ए एडू के हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो साइंस के चैप्टर में हम लोग मानव मस्तिष्क अर्थात ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ रहे थे और ह्यूमन ब्रेन के सारे पार्ट्स को हमने देख लिया और उसके बाद हमने शुरुआत किया था तंत्रिका तंत्र के 3 हिस्से, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, उसके बाद केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जो आखिरी है परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के हिस्से एक मस्तिष्क और दूसरा मेरुरज्जु। तो मस्तिष्क के सारे पार्ट्स को हमने देख लिया और केवल एक पार्ट्स बचा हुआ है जो सबसे आखिरी पार्ट्स है जिसे सेरिबेलम या फिर अनुमस्तिष्क कहा जाता है। यह सबसे पिछला हिस्सा है। तो पश्च मस्तिष्क का यह सबसे अंतिम भाग है। तो इसे हम लोग देखेंगे और उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र को और मेरुरज्जु को, जो कि दूसरा भाग है हमारे इस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। और इसके बाद यह मस्तिष्क का जितने सारे भाग हैं वह समाप्त हो जाएगा और कुछ फैक्ट हम लोग देखेंगे जैसे कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र के कुछ हिस्सों को। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस मानव मस्तिष्क के एक सब बहुत पिछले हिस्से जिसका नाम है अनुमस्तिष्क यानी कि सेरिबेलम। तो यह जो हिस्सा है स्पाइनल कोड के ठीक सामने, यह कहा जाता है हमारा अनुमस्तिष्क। याद रखेंगे कि इसके चारों ओर निचली पट्टी से शुरुआत होती है मेरुरज्जु की। तो यहीं से मेरुरज्जु की शुरुआत होती है, मेडुला ऑब्लांगाटा के बिल्कुल यह बगल में है। तो हमने बताया था कि जो ब्रेन स्टेम होता है उसके 3 भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है टॉप मोस्ट पार्ट पे जो सबसे ऊपर में होता है वह मध्य मस्तिष्क का होता है अर्थात मिड ब्रेन का होता है। दूसरा जो होता है मेडुला ऑब्लांगाटा और तीसरा जो हिस्सा उसमें एक पोन्स का भी हिस्सा होता है, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगाटा। तो यहां से के बाद जो आखिरी हिस्सा आता है सेरिबेलम, वहीं से शुरुआत हो जाती है कहां, मेरुरज्जु की। तो सेरिबेलम के बारे में हम लोग देखें जिसे अनुमस्तिष्क कहा जाता है। सेरिबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क। एक बात और याद रखेंगे कि मेडुला ऑब्लांगाटा को मेरु शीर्ष भी कहा जाता है, मेरु शीर्ष, मेडुला ऑब्लांगाटा को। तो सेरिबेलम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो शरीर का संतुलन बनाए रखना। सबसे इंपॉर्टेंट, शरीर का संतुलन बनाए रखना इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि शरीर में जितनी सारी क्रियाएं होती हैं उसको यह क्या करता है कि नियंत्रण करता है। तो एक चीज याद रख लेंगे कि इसे कह सकते हैं सभी शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण। तो सभी शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण किसके जिम्मे होता है, तो इसी सेरिबेलम अर्थात अनुमस्तिष्क के द्वारा होता है। इसी कारण इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो शरीर का संतुलन बनाए रखना। अर्थात मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेरिबेलम इज बैलेंस आवर बॉडी। तो बैलेंस आवर बॉडी अर्थात हमारे शरीर की संतुलन को बनाए रखना या फिर सभी शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण, यही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है सेरिबेलम का अर्थात यह अनुमस्तिष्क का। इसका अन्य कार्य है, इसी के अंतर्गत में आता है पेशीय संकुचन, चल क्रिया, शारीरिक मुद्राओं जैसे कि सोना, बैठना, जागना, अर्थात ये सभी शारीरिक क्रियाएं हैं। बोलने में सहायता, तो बोलने में सहायता करना, इन सभी कार्यों पर यह नियंत्रण करता है। तो ये सभी हमारे शारीरिक कार्य हैं, बॉडी एक्टिविटी है, तो इन पर यह कंट्रोल करता है। कौन, तो सेरिबेलम। पेशीय संकुचन अर्थात मसल की मोशन को, चल क्रिया, मोटर फंक्शन यानी कि जो संवेदी क्रियाएं होती है, जो सूचना पहुंचती है, इसको भी यह कंट्रोल करता है कि कौन सी सूचना पहुंचनी चाहिए और कितनी सूचना पहुंचनी चाहिए और क्या सूचना पहुंचनी चाहिए, इन सभी पर कंट्रोलिंग करता है। तो सेरिबेलम इंपॉर्टेंट है।
तो इसके कार्य है पेशीय संकुचन, चल क्रिया, शारीरिक मुद्राओं जैसे कि सोना, बैठना, जागना और बोलने में सहायता करना। तो इन सभी शारीरिक क्रियाओं में यह क्या करता है, तो यह इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। कौन? सेरिबेलम, यानी कि नियंत्रण करता है। कंट्रोल मसल्स मोशन, मोटर फंक्शन, बॉडी पोस्चर सच एज स्लीपिंग, सिटिंग, वेकिंग एंड हेल्प इन स्पीकिंग। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ सेरिबेलम या फिर अनुमस्तिष्क। शराब पीने से सबसे ज्यादा प्रभावित अंग कौन होता है, तो अनुमस्तिष्क। याद रखेंगे कि ज्यादा शराब पीने से यदि कोई अंग सबसे ज्यादा इफेक्टेड होता है तो वह यह अनुमस्तिष्क है। या फिर यह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मस्तिष्क का कौन सा अंग शराब पीने से प्रभावित होता है, तो वह सेरिबेलम है। क्योंकि अभी हमने बताया कि जितने सारे बॉडी की एक्टिविटी है वह इसी के द्वारा नियंत्रण में होती है। तो हमने बताया, हम लोग जानते हैं कि अल्कोहल के सेवन से शारीरिक क्रियाशीलता में वह रुकावट पैदा होती है, हमारे शरीर की स्थिति गड़बड़ हो जाती है, हमारी मानसिक संतुलन बिगड़ जाती है, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, चलते कहीं और हैं, हमारे कदम डगमगाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि यह सेरिबेलम अनियंत्रित हो जाता है, यह सेरिबेलम कंट्रोल से बाहर हो जाता है, यह कंट्रोल करना बंद कर देता है। इसी कारण हम लोग कह सकते हैं कि जो शारीरिक क्रियाएं हैं अर्थात सबसे ज्यादा प्रभावित किसके द्वारा होती है, तो अनुमस्तिष्क से। तो शराब पीने से सबसे ज्यादा प्रभावित अंग कौन है, तो अनुमस्तिष्क अर्थात सेरिबेलम। सेरिबेलम इज मोस्टली डिफेक्टेड बाय ड्रिंकिंग। तो सेरिबेलम इज मोस्टली डिफेक्टेड बाय ड्रिंकिंग अर्थात शराब के सेवन से। इसकी आकृति तितली की तरह है। तितली की तरह आकृति का यह अंग प्रमस्तिष्क का सबसे पश्च भाग है, पिछला भाग है। तो यह पूछा गया फैक्ट है कि तितली की तरह आकृति मस्तिष्क के किस भाग की होती है, तो वह सेरिबेलम की होती है। याद रखेंगे कि तितली की आकृति का यह अंग प्रमस्तिष्क का पश्च भाग अर्थात पिछला भाग है। इट इज जस्ट बैक पार्ट ऑफ सेरिब्रम एंड इट्स स्ट्रक्चर इज लाइक बटरफ्लाई। तो इट इज जस्ट बैक पार्ट ऑफ सेरिब्रम एंड इट्स स्ट्रक्चर इज लाइक दैट ऑफ बटरफ्लाई। अनुमस्तिष्क में भी बाहरी धूसर द्रव्य तथा भीतरी श्वेत द्रव्य उपस्थित होते हैं तथा इसमें श्वेत द्रव्य के द्वारा धूसर द्रव्य में प्रवेश करके एक वृक्ष की शाखाओं के सदृश एक रचना का निर्माण किया जाता है। इसी कारण इसे प्राण वृक्ष, जीवन वृक्ष या फिर आर्बर विटी की संज्ञा दी गई है। तो इसे प्राण वृक्ष, जीवन वृक्ष या आर्बर विटी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस मस्तिष्क के किस अंग को जीवन का वृक्ष कहा जाता है अर्थात लाइफ ऑफ ट्री कहा जाता है, दैट इज सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क। तो अनुमस्तिष्क में भी धूसर द्रव्य अर्थात जो बिटर मटेरियल होते हैं वह पाए जाते हैं और भीतर में श्वेत द्रव्य उपस्थित होते हैं और इसमें श्वेत द्रव्य के द्वारा धूसर द्रव्य में प्रवेश करके एक वृक्ष की शाखा की तरह एक रचना का निर्माण करता है और इसी कारण इसे प्राण वृक्ष या फिर जीवन वृक्ष या आर्बर विटी की संज्ञा अर्थात इसे आर्बर विटी कहा जाता है। तो अनुमस्तिष्क में भी बाहरी धूसर द्रव्य तथा भीतरी श्वेत द्रव्य उपस्थित होते हैं तथा इसमें श्वेत द्रव्य के द्वारा धूसर द्रव्य में प्रवेश करके वृक्ष की शाखाओं के सदृश एक रचना का निर्माण किया जाता है। इसी कारण इसे प्राण वृक्ष, जीवन वृक्ष या फिर आर्बर विटी की संज्ञा दी जाती है, आर्बर विटी कहा जाता है। इन सेरिबेलम एक्सटर्नल बिटर मटेरियल एंड इंटरनल व्हाइट मटेरियल प्रेजेंट्स एंड व्हाइट मटेरियल इंटर्स इन बिटर मटेरियल एंड फॉर्म ए ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, सो इट इज कॉल्ड लाइफ ट्री और आर्बर विटी। अनुमस्तिष्क में पत्रिकाएं उपस्थित होती है
पत्रिकाएं अर्थात छोटे छोटे पत्ती की तरह आकृति उपस्थित रहती है, जिसे लेमिना कहा जाता है। तो अनुमस्तिष्क में पत्रिका उपस्थित रहती है तो उसे लैमिना कहा जाता है। याद रखेंगे कि लैमिना इज प्रेजेंट इन सेरिबेलम। यह भी पूछा गया है कि पत्रिकाएं किस मस्तिष्क के किस अंग में उपस्थित होती है, तो वह सेरिबेलम है, अनुमस्तिष्क है, जिसे लैमिना कहा जाता है। इसमें गुहा का अभाव होता है, अर्थात लैक ऑफ कैविटी। इसमें किसी प्रकार की गुहा नहीं होती, किसी प्रकार की नलिकाएं नहीं होती हैं। तो याद रखेंगे इस सेरिबेलम में गुहा का अभाव होता है, अर्थात जो कैविटी होता है इसमें नहीं पाया जाता। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाएं तथा दाएं दो फूले हुए अनुमस्तिष्क गोलार्ध होते हैं, जिनका जुड़ाव वर्मिस नामक एक संकरित दंडनुमा मध्यवर्ती रचना से होता है। तो अनुमस्तिष्क के बाएं तथा दाएं भाग में दो फूले हुए अनुमस्तिष्क गोलार्ध होते हैं, जिनका जुड़ाव किससे होता है, तो वर्मिस नामक एक संकरित दंडनुमा मध्यवर्ती रचना से होता है। याद रखेंगे, वर्मिस से। तो देयर आर टू हेमिस्फेयर्स, वन इज एट लेफ्ट साइड एंड अदर इज ऑफ राइट साइड एंड बोथ आर कनेक्टेड भाया ए नैरो स्ट्रक्चर कॉल्ड वर्मिस। याद रखेंगे कि वर्मिस का जुड़ाव मस्तिष्क के किस अंग से है, तो एक सेरिबेलम से, जो कि एक संकरा दंडनुमा मध्यवर्ती रचना है, जो कि बीच में पाया जाता है। इसके बाएं तथा दाएं दो फूले हुए अनुमस्तिष्क गोलार्ध होते हैं। तो अनुमस्तिष्क भी दो गोलार्धों में बटा होता है, एक दाएं साइड और दूसरा बाएं साइड, और उसी के बीच में एक रचना होती है जिसका नाम है वर्मिस, जो संकरा दंडनुमा मध्यवर्ती रचना होता है। याद रखेंगे, अनुमस्तिष्क के दोनों गोलार्धों का विभाजन प्रमस्तिष्क गोलार्धों के अनुकपालीय पाली से एक गहरी अनुप्रस्थ खांच के द्वारा होता है। याद रखेंगे कि अनुमस्तिष्क के दोनों गोलार्धों का विभाजन किसके द्वारा होता है, तो प्रमस्तिष्क गोलार्धों के अनुकपालीय पाली से एक गहरी अनुप्रस्थ खांच के द्वारा, अर्थात यह जो ट्रांसवर्सल एक लाइन होता है, तो उसी के द्वारा दोनों गोलार्धों का विभाजन होता है। याद रखेंगे कि अनुमस्तिष्क के दोनों गोलार्धों का विभाजन प्रमस्तिष्क गोलार्धों के अनुकपालीय पाली से एक गहरी अनुप्रस्थ खांच के द्वारा होता है, अर्थात बोथ हेमिस्फेयर्स ऑफ सेरिबेलम आर डिवाइडेड बाय सेरिब्रम कॉर्टेक्स cranium part which is a deep transversal line। अनुमस्तिष्क के चतुर्थ निलय, एक चीज और याद रखेंगे कि इसका जो आकार होता है मेरु रज्जु से दोगुना होता है, कि सेरिबेलम का जो आकार होता है इस मेरु रज्जु अर्थात स्पाइनल कोड, उससे यह दोगुनी आकार का होता है। याद रखेंगे कि इसका आकार मेरु रज्जु से अर्थात स्पाइनल कोड से दोगुना होता है। किसका, तो सेरिबेलम का। और इसके चौड़े और चपटे पृष्ठभाग पर एक चौकोर आकृति का निर्माण होता है, जिस पर चतुर्थ निलय नामक एक झिल्ली उपस्थित होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसका जो आकार होता है सेरिबेलम का, वह मेरु रज्जु से दोगुना होता है, और इसके चौड़े और चपटे पृष्ठ पर एक चौकोर आकृति का एक निर्माण होता है, जिस पर चतुर्थ निलय नामक एक झिल्ली पाई जाती है। याद रखेंगे, फोर्थ वेंट्रिकल्स, चतुर्थ निलय, फोर्थ वेंट्रिकल्स, जिसका सीधा संबंध हमारे हृदय से होता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट आर्टरीज और राइट आर्टरीज के बारे में जब हम लोग हृदय के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका जो आकार होता है मेरु रज्जु से दोगुना होता है, सेरिबेलम का आकार, और इसके चौड़े और चपटे पृष्ठभाग पर एक चौकोर आकृति का निर्माण होता है, जिस पर चतुर्थ निलय नामक एक झिल्ली उपस्थित होती है, मेम्ब्रेन पाई जाती है। इट्स साइज इज डबल ऑफ स्पाइनल कोड एंड देयर इज ए मेम्ब्रेन named fourth ventricles is present at its wide and thin plane
सरफेस। अनुमस्तिष्क के चतुर्थ निलय से प्रमस्तिष्क मेरु द्रव्य का प्रवेश होता है। याद रखेंगे कि अनुमस्तिष्क के जो चतुर्थ निलय होता है उसमें प्रमस्तिष्क मेरु द्रव्य का प्रवेश होता है। तो सेरिब्रम का जो वेंट्रिकल्स होता है, सेरिब्रम का जो मटेरियल होता है वह इससे गुजरता है। किससे? तो अनुमस्तिष्क के चतुर्थ निलय से प्रमस्तिष्क मेरु द्रव्य का इससे प्रवेश होता है। सेरिब्रम बैकबोन मटेरियल एंटर्स थ्रू फोर्थ वेंट्रिकल्स ऑफ सेरिब्रम। याद रखें सेरिबेलम। तो सेरिब्रम बैकबोन मटेरियल एंटर्स थ्रू फोर्थ वेंट्रिकल्स ऑफ सेरिबेलम। यहां पे सेरिबेलम। तो अनुमस्तिष्क के चतुर्थ निलय से प्रमस्तिष्क मेरु द्रव्य का प्रवेश होता है। तो यह तो था हमारा सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क। तो इस प्रकार हमारे मस्तिष्क के सभी हिस्से समाप्त हो गए। मस्तिष्क के जितने सारे पार्ट्स थे वे समाप्त हुए। और अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे पार्ट पर, जो कि केंद्रीय तंत्रिका का जो दूसरा हिस्सा होता है, जिसका नाम क्या है? तो स्पाइनल कॉर्ड या फिर मेरु रज्जु, जो कि सबसे अंतिम निचला, यहीं से रीढ़ की हड्डी की शुरुआत होती है। याद रखेंगे हमारा जो खोपड़ी का जो पश्च छोर होता है, पिछला छोर होता है, तो वहां से यह पतला होकर हमारे रीढ़ की हड्डी तक पहुंच जाता है, जिसे स्पाइनल कॉर्ड या मेरु रज्जु कहते हैं। तो मेरु रज्जु को जानने से पहले एक छोटा सा फैक्ट हम लोग देखें, एक जिसका नाम है फॉर्मिक्स। फॉर्मिक्स जो है थैलेमस का ऊपरी परत है, अर्थात कवरिंग पार्ट ऑफ थैलेमस है। तो थैलेमस जो कि हमारे अग्र मस्तिष्क का एक पार्ट होता है, तो थैलेमस का यह ऊपरी परत होता है कौन? फॉर्मिक्स। फॉर्मिक्स के अंदर में ही थैलेमस जुड़ा हुआ रहता है, बंद रहता है। तो फॉर्मिक्स जो है ये टोटल जो है हमारा थैलेमस है, और इसका ऊपरी जो ये जो परत दिखाई दे रहा है यह क्या है? तो फॉर्मिक्स है, जो कि कवरिंग पार्ट है किसका? तो थैलेमस का। यह ऊपर से ढका रहता है थैलेमस को, तो थैलेमस का यह ऊपरी परत है फॉर्मिक्स। याद रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरु रज्जु को। तो यह है मेरु रज्जु, जो कि सबसे अंतिम भाग में पाया जाता है। मस्तिष्क का यह सबसे पिछला भाग होता है, जो कि मस्तिष्क का पिछला भाग लंबा होकर खोपड़ी के पश्च छोर पर उपस्थित महारंध्र से निकलकर रीढ़ की हड्डी तक यह फैल जाता है। हमने बताया था महारंध्र के बारे में कि मस्तिष्क के पिछले हिस्से में एक छेद होता है, जिसे महारंध्र कहते हैं, फोरेमन मैग्मन कहते हैं। तो फोरेमन मैग्नम से होते हुए यह रीढ़ की हड्डी तक प्रवेश करता है, यानी कि जो फोरेमन मैग्मन है इसी का यह पास होता है, एंट्री होता है। किसका? तो मेरु रज्जु का। तो यह है स्पाइनल कॉर्ड, जिसे मेरु रज्जु कहते हैं। तो मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग लंबा होकर खोपड़ी के पश्च छोर पर उपस्थित महारंध्र से निकलकर रीढ़ की हड्डी तक इसका क्या होता है? तो फैलाव होता है। यह जो मेरु रज्जु है मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है, जो लंबा होकर खोपड़ी के पश्च छोर अर्थात सबसे पिछले छोर पर उपस्थित महारंध्र से निकलकर रीढ़ की हड्डी तक जाकर यह फैल जाता है। याद रखेंगे कि मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग जो होता है वह लंबा होकर खोपड़ी के पश्च छोर अर्थात सबसे पिछले छोर पर उपस्थित महारंध्र, जो कि बड़ा छिद्र होता है, हमने पिछले वीडियो में बताया है, उसे आप लोग देख सकते हैं। तो उस निकलकर उसका कहां तक जाकर फैल जाता है? तो मेरुदंड या फिर रीढ़ की हड्डी तक। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तो मेरु रज्जु या फिर स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। द बैकेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन गोज फ्रॉम फोरेमन मैग्नम टू बैकबोन बाय लेंथेन। तो द बैकेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन गोज फ्रॉम फोरेमन मैग्नम टू बैकबोन बाय लेंथेन, अर्थात लंबा होकर। इसका एक और नाम है सुषुम्ना। तो इस मेरु रज्जु को सुषुम्ना भी कहा जाता है, अदर नेम सुषुम्ना। याद रखेंगे कि मेरु रज्जु का एक और नाम है
सुषुम्ना। मेरुदंड, सुषुम्ना, मेरुरज्जु एक ही चीज है, याद रखेंगे। इसे मेरुदंड भी कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। बैकबोन अर्थात बैकबोन कहा जाता है कि रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो पूरा बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है, बॉडी का जो पोस्चर होता है वह बिगड़ जाता है। तो यह एक मुहावरा के रूप में भी प्रसिद्ध है। तो पूरा जो बॉडी हमारा खड़ा है उसका सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है इसी रीढ़ की हड्डी का है, मेरुदंड का है, इसीलिए इसे बैकबोन कहते हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। यह कशेरुकाओं के मध्य उपस्थित तंत्रिकीय नाल में सुरक्षित होता है। तो जितने सारे वर्टिब्रल एनिमल्स होते हैं, वर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, तो उसके मध्य उपस्थित तंत्रिकीय नाल में यह सुरक्षित रहता है। याद रखेंगे कि यह कशेरुकाओं के मध्य उपस्थित तंत्रिकीय नाल में सुरक्षित रहता है, अर्थात इट इज स्टोर्ड इन नर्वस पाथ ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल्स। इट इज स्टोर्ड इन नर्वस पाथ ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल्स। यह कशेरुकाओं के मध्य उपस्थित तंत्रिकीय नाल में सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क के समान इसका भी घेराव दृढ़ तनिका तथा मृदु तनिका से। जिस प्रकार मस्तिष्क में 3 झिल्लियां होती हैं, एक दृढ़ तनिका जिसे हम लोग ड्यूरा मैटर कहते हैं, और दूसरा जो होता है वह मृदु तनिका होता है जिसे हम लोग पाया मैटर कहते हैं। मृदु तनिका नाजुक होता है और दृढ़ तनिका हार्ड होता है। तो मस्तिष्क की तरह इसका भी जो घेराव होता है वह दोनों झिल्लियों से होता है, दृढ़ तनिका से और मृदु तनिका से, याद रखेंगे। अर्थात कि इट इज ऑल्सो बाउंडेड बाय ड्यूरा मैटर एंड पाया मैटर। मस्तिष्क के समान इसका भी घेराव दृढ़ तनिका तथा मृदु तनिका से होता है, अर्थात इट इज ऑल्सो बाउंडेड बाय ड्यूरा मैटर एंड पाया मैटर। इसके मध्य भाग में एक संकरी केंद्रीय नाल उपस्थित होती है जिसके चारों ओर मेरुरज्जु की एक मोटी दीवार होती है। तो मेरुरज्जु के मध्य भाग में एक संकरी केंद्रीय नाल उपस्थित होती है जिसके चारों ओर मेरुरज्जु की एक मोटी दीवार पाई जाती है। याद रखेंगे कि मेरुरज्जु के मध्य भाग में एक संकरी केंद्रीय नाल उपस्थित होती है जिसके चारों ओर मेरुरज्जु की मोटी दीवार उपस्थित होती है। इन द मिडिल ऑफ स्पाइनल कोड देयर इज ए नैरो सेंट्रल वेसल which is bounded by a thick wall of a spinal cord at 4 sides। इसका जो मुख्य काम है, ये परीक्षा में बार बार एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जाता है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि मेरुरज्जु का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वह प्रतिवर्ती क्रिया पर नियंत्रण होता है, अर्थात रिफ्लेक्स एक्शन पर कंट्रोलिंग। तो इसका सबसे मुख्य काम प्रतिवर्ती क्रिया पर नियंत्रण होता है। मेन वर्क इज टू कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है अचानक से हमारे शरीर में परिवर्तन, जैसे कि यदि कोई कीड़ा हमारे आंख में चला जाता है, ऑटोमेटिकली आंख जो होता है वह बंद हो जाता है। तो याद रखेंगे कि अचानक से कोई कीड़ा हमारे आंख में गिर जाए तो आंख अचानक से बंद हो जाता है। तो यह एक रिफ्लेक्स एक्शन है, प्रतिवर्ती क्रिया है, याद रखेंगे। आंख ऑटोमेटिकली उसके अनुसार क्या करेगा, तो बंद हो जाएगा। जैसे ही छींक आता है तो हमारी आंखें बंद हो जाती है, हमारे बोलना बंद हो जाता है। तो यह भी एक प्रतिवर्ती क्रिया है, क्योंकि हमारा शरीर उसके अनुसार ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है। तो यह काम किसका है, तो इसी मेरुरज्जु का है। याद रखेंगे, मेरुरज्जु अर्थात स्पाइनल कोड। तो इसका संबंध डायरेक्टली कहां से है, तो मेरुदंड अर्थात रीढ़ की हड्डी से होता है। यह सीधे वहीं तक जाकर गुजरता है, इसीलिए हमने इसे पार्ट ऑफ मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी, बैकबोन कहा है। इट इज द पार्ट ऑफ बैकबोन। तो इसका मुख्य काम प्रतिवर्ती क्रिया पर नियंत्रण करना है। मेन वर्क इज टू
कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन। तो प्रतिवर्ती क्रिया का एक जीता जागता उदाहरण है आंख में कीड़ा गिर जाने पर आंख स्वतः बंद हो जाना, छींक आने पर आंख बंद हो जाना। तो ये सभी प्रतिवर्ती क्रिया है। एक चीज और याद रखेंगे, प्रतिवर्ती क्रिया का पता किसने लगाया? तो यह मार्शल हॉल ने। तो मार्शल हॉल के द्वारा प्रतिवर्ती क्रिया का पता लगाया गया कि प्रतिवर्ती क्रिया का पता मार्शल हॉल के द्वारा लगाया गया। तो रिफ्लेक्स एक्शन ऑटोमेटिकली क्लोजिंग ऑफ आवर आई बाय एंटरिंग वर्म्स इन आवर आई। तो यह तो था हमारा मेरु रज्जु, याद रखेंगे। तो यह रीढ़ की हड्डी मेरु रज्जु इसी का हिस्सा माना जाता है। अब हम लोग आते हैं, तो यह केंद्रीय जो तंत्रिका तंत्र था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वह हम लोगों ने समाप्त किया। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की समाप्ति के बाद अब हम लोग आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की ओर, जिसे हम लोग परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं। पहला जो पार्ट है उसे कपालीय तंत्रिकाएं कहते हैं, अर्थात क्रेनियल नर्व्स, और दूसरा है रीढ़ तंत्रिकाएं, जिसे वर्टिब्रल नर्व्स कहते हैं। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र अर्थात पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसके दो भाग, एक कपालीय तंत्रिकाएं अर्थात क्रेनियल नर्व्स और दूसरा रीढ़ तंत्रिकाएं अर्थात वर्टिब्रल नर्व्स। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में हम लोग एक फैक्ट जान लें कि मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं के द्वारा परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का निर्माण कैसे होता है? तो मस्तिष्क और मेरु रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं के द्वारा इस परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। तो मस्तिष्क और मेरु रज्जु अर्थात ब्रेन और स्पाइनल कोड से जो तंत्रिकाएं निकलती है, नर्व्स निकलते हैं, तो उन्हीं तंत्रिकाओं के द्वारा परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। अर्थात पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज फॉर्म नर्व्स कम्स फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज फॉर्म बाय नर्व्स कम्स फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, याद रखेंगे। तो यह तो था हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र का परिचय। अगले वीडियो में इस परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्र को हम लोग स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस मस्तिष्क से संबंधित, पीएनएस सीएनएस, उसको हम लोग देखेंगे और एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को देखेंगे जो कि तंत्रिकाओं का जाल कहा जाता है, एक्सन डेंड्रिट्स एक्सन, इन सब की चर्चा करेंगे और यह जो हमारा मानव मस्तिष्क है, ह्यूमन ब्रेन, वह समाप्त हो जाएगा। तो एक स्क्रीनशॉट लें और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में और देखेंगे हम लोग न्यूरॉन्स को। तब तक